आप देख रहे हैं एफएम न्यूज़ और मैं हूं स्वाति चौरसिया और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हमारा उत्तर प्रदेश में। और आप बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री की खबर के साथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बदायूं और शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी बदायूं में सहसवान के प्रमोद इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करने के साथ ही कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इसके बाद वो जलालाबाद जाएंगे जहां पर सीएम योगी रैली कर लोगों को संबोधित करेंगे। वहां जनसभा को संबोधित कर दोपहर 1:40 यानी कि 1:40 पर बरेली मोड़ स्थित हेलीपैड पर वो उतरेंगे। बरेली मोड़ के आवास विकास कॉलोनी में काशीनाथ सेठ परिवार के बिशन चंद्र सेठ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और वहां से सड़क मार्ग से भाजपा के वरिष्ठ नेता निर्भय चंद्र सेठ उर्फ जापान बाबू के आवास पर जाएंगे और उसके बाद ठहराव के बाद वो 2:30 बजे खिरनी बाग जीआईसी ग्राउंड पर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज़ पर। धन्यवाद। लक्ष्मीकांत जी, जिस तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब है, उसको देखते हुए तमाम दौरे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। किस तरीके से इसका आकलन किया जाए, किस तरीके से इसको देखा जाए? और कल भी जिस तरीके से वो कैराना पहुंचे, जो परिवार थे उन्होंने पलायन किया था, उनसे मिले हैं वो जा करके, उनके साथ एक भावुकता के साथ उनसे मिले हैं, एक संपर्क उनसे साधने की कोशिश की और जनता को आश्वस्त करा रहे हैं कि ये सरकार आपके लिए हमेशा खड़ी हुई है। निश्चित तौर पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी चुनाव के मैदान में हमारे सेनापति जी आज होता है तो वो सेनापति सबसे प्रामाणिक सेनापति होता है जो युद्ध सेना के पीछे खड़ा होकर उसका सावधान। उसी दृष्टि से जिले में जनता से संपर्क है, उनको उसके निदान की बात करना और साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि चिंता मत करो, पूरी पार्टी या पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। तो जनता और कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करके कार्यकर्ताओं को चुनाव के मैदान में उतरने के लिए प्रेरित करने का काम आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। जी जी, जिस तरीके से आप लगातार कह रहे हैं कि जो है कि कार्यकर्ताओं को भी प्रेरित करने का काम है और लगातार ये जो ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही हैं, ये भी देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ये रोड मैप तैयार किया गया है चुनाव से पहले जनता के बीच जाने का और उनको आश्वस्त करने का कि देखिए योगी सरकार और मोदी सरकार प्रदेश की जनता के लिए है और जो कानून व्यवस्था लचर करेगा उनके लिए दुरुस्त उसका इंतजाम किए जाएंगे। जिस तरीके से वो बिल्कुल बेखौफ होकर के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी साफ किया तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर रहे हैं, तमाम तोहफे भी उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं। लक्ष्मीकांत, निश्चित तौर पर जो जिस जिले की महत्वपूर्ण आवश्यकता है सामान्य जनता से जुड़ी हुई, उसके लिए जनता को तोहफा कहा जा सकता है। तो कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होने का और जनता के साथ खड़े होने का और अधिकारियों को भी ठीक से काम करने का संदेश देने का काम जगह जगह जिलों जिलों में जाकर कर रहे हैं। आगे क्या योजनाएं हैं बीजेपी जो पूरी कार्यकारिणी है और साथ ही साथ क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, किस तरीके से अब आप लोग का आगे क्या प्लानिंग है, कैसे आगे? प्लानिंग कुछ नहीं है, बीजेपी है विनिंग ट्रैक पर जी। हम अपनी जो पूंजी है उसको सहेज रहे हैं और कोई अगर पार्टी में शामिल हो जी एक तरह से उसकी जांच परख करके शामिल करेंगे। पार्टी की आवश्यकता होगी, बदनाम छवि का या अपराधी छवि का नहीं होगा, उसको पार्टी में शामिल करेंगे, इसके अलावा नहीं शामिल करेंगे। और अंततः भाजपा दोबारा पहले से भी अधिक बहुमत से सरकार बनाने की मानसिकता से काम कर रही है और मैं समझता हूँ उसमें हमें सफलता भी मिलेगी। ठीक है सर, आपने कहा कि जो है कि हम छवि देख करके इस बार चुनाव में उन लोगों को लड़वाएंगे जो साफ छवि के होंगे, पूरा उनका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। 2 चीज़ें सर, पहले तो देखिए विपक्ष समाजवादी पार्टी भी लगातार कहती रही है कि योगी सरकार बस सिर्फ फीता काट रही है जिन योजनाओं को हमने बनाया था और जो विकास कार्य हमने किए थे। पहला सवाल ये है मेरा आपसे। अखिलेश जी को किसने रोका था? मैं उनकी बात का प्रतिवाद करता हूँ, सत्य से परे है। लेकिन किसने रोका था कि किसी योजना का अगर शिलान्यास कर रहे हैं तो उसको पूरा भी अपने कार्यकाल में कर
को, किसने रोका था? और फिर ये कौन से इतिहास में लिखा और कौन सी कार्य पद्धति में लिखा है, इस जनता का पैसा लगाने के बाद कोई योजना अधूरी छूट जाए और फिर वो पैसा बर्बाद हो जाए, तो फिर योगी सरकार ने उस दलित की अगर थी तो उसको हमने पूरा करने का काम किया है। और अगर चाहूं तो मैं कम से कम 10 उदाहरण दे सकता हूं जहां जमीन अधिग्रहित नहीं थी, इन्होंने शिलान्यास कर दिया अपनी कोठी से, जहां पर इनके पास उस पैसे के बजट का 50% पैसा बजट में प्रावधान नहीं था, इन्होंने योजना को चालू कर दिया। तो फिर जब इनके पिता ने कहा था माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कि अखिलेश शिलान्यास कर सकता, लोकार्पण नहीं कर सकता। ठीक है, ऊंट के पांव पालने में दिख रहे थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी अपने सुपुत्र श्री अखिलेश यादव जी तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री के बारे में भी टिप्पणी कर रहे थे, वो किस मुंह से बोल रहे हैं वो? ठीक है, दूसरा दाव खेला है कांग्रेस ने। हालांकि कांग्रेस अभी तक कहीं नजर नहीं आ रही थी, पिछला चुनाव भी लड़े थे, अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन पंजा हार गया था, यानी कि दोनों का साथ ना साइकिल पर चढ़ करके पंजा जीत भी नहीं पाया। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ जमाने पे बिल्कुल लगी हुई हैं। कांग्रेस को फिर से वहां पे अपना एक वर्चस्व की स्थापना करने में वो जुटी हुई हैं। इसी को लेकर के उन्होंने दांव खेला है कि 40% महिलाओं को सीट दी जाएगी इस बार। क्या लगता है आपको कि क्या महिलाओं को जिस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है उस पर असर पड़ेगा? क्योंकि देखिए महिलाएं भी आधी आबादी है ये देश की। वाड्रा की इस घोषणा का जनता क्या विश्वास कर लेगी? क्या वो माताएं और बहनें महिलाएं ये विश्वास कर लेगी कि 40% टिकट तो हमको दे देंगे जिता? क्या कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी वाड्रा में, सोनिया गांधी में, राहुल गांधी में या उनकी सेना में है क्या? उत्तर प्रदेश में जो पार्टी अपने अस्तित्व का संघर्ष कर रही है वो जिताऊ नहीं है, ताही नहीं पार कर सकेंगे 22 के चुनाव में। तो 40% महिलाओं को टिकट भले देना, जीतेंगी कुल 10। 40% का मतलब 403 का 40%। इतने टिकट देने के बाद 10 जीतेंगे, 10 में से पता नहीं कितनी बहनें जीतेंगी। इसीलिए कोई महिला प्रियंका गांधी जी पर इस बात का विश्वास नहीं करेगी कि ये अगर टिकट देंगे तो हमें जिता भी देंगे। नहीं, ठीक है, वो तो आप ठीक कह रहे हैं। और ये एक कैंडिडेट के ऊपर भी होता है कि उसकी कितनी लोकप्रियता है, कि वो जीत पाएगा या जीत पाएगी या नहीं। लेकिन देखिए आधी आबादी है हम देश की, महिलाएं आधी आबादी हैं देश की। कुछ तो ऐसा उन्होंने सोच करके ही ये योजना के तहत इस कदम को उठाया होगा कि 40% सीटें। जी, 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात चुनाव में है जी। लगभग सभी दल क्या उसको पूरा कर पाए क्या? फिर इसलिए कथनी और करने का अंतर साफ है। आज उनके वादे को विश्वास नहीं किया जा सकता कि वो इस प्रकार का टिकट भी दे पाएंगे। क्या दे पाएंगे तो क्या जीता? मैं कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े थे। आप वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, संबोधित कर रहे थे बदायूं में। आपको बता दें आज बदायूं, शाहजहांपुर, ताबड़तोड़ आज दौरे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, और इसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके से चुनाव पास में है, तमाम तोहफे दिए जा रहे हैं। आने वाले 15 दिनों में 4 बार दौरे करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश का। अब इस वक्त चुनाव बेहद करीब है, तमाम शिलान्यास, तमाम योजनाओं के बारे में, विकास के बारे में बताया जा रहा है, लोकार्पण किए जा रहे हैं। ये क्या भूमिका बनाती है बीजेपी को लेकर के? क्योंकि चुनाव पास है, जाहिर सी बात है हर पार्टी अपने आप को बेहतर बताने का प्रदर्शन करे। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर का। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ 10 नवंबर को कानपुर में 3 घंटे रहेंगे। सीएम योगी चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में बने हेलीपैड पर उतरेंगे। गुरुदेव चौराहे पर बने मेट्रो डिपो में ट्रायल रन की तैयारियों को भी, उसका भी जायजा लेंगे। सीएम योगी सभा को संबोधित करेंगे और ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। नगर निगम स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे। बता दें कि यूपी में लगातार जीका वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसकी रोकथाम की तैयारियां और शहर की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी सीएम योगी समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा समेत कई अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा पर दायर एक स्टेटस रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच को लेकर के यूपी सरकार को फटकार लगाई और कहा कि जांच सही तरीके से नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दायर स्टेटस रिपोर्ट में ये कहने के अलावा कुछ भी नहीं है कि और गवाहों से पूछताछ की गई है। कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने का सुझाव दिया और उत्तर प्रदेश सरकार से शुक्रवार तक अपना रुख स्पष्ट करने को भी कहा। बता दें कि लखीमपुर खीरी केस में 4 किसानों और एक स्थानीय पत्रकार सहित 8 लोग मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यूपी सरकार से पूछा कि केवल आशीष मिश्रा का फोन ही क्यों जब्त किया गया है और दूसरों के क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि केस में सबूतों का कोई घालमेल नहीं है, हम मामले की जांच की निगरानी के लिए एक अलग उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज को नियुक्त करने के इच्छुक हैं। वहीं भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगभग बनकर के तैयार हो गया। जो काम बच गया है उसे भी युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी 16 नवंबर को सुल्तानपुर पहुंचकर इसे जनता को समर्पित भी करेंगे और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही यहां पर एक वायुसेना की ओर से एयर शो का भी आयोजन किया जाएगा। सुल्तानपुर के अरवल की करवत में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है। भव्य पंडाल के साथ जनसभा स्थल को समतल करवाया जा रहा है। पंडाल का स्ट्रक्चर खड़ा किया जा चुका है और साथ ही इसका कार्य तेजी से किया जा रहा है ताकि पीएम मोदी जनसभा के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। आपको बता दें कि एयर स्ट्रिप पर भी जोर शोर से काम किया जा रहा है। वहीं बहराइच में 17 सूत्रीय मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने प्रदर्शन किया और साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि बीते सोमवार को 17 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। मांगों का ज्ञापन बहराइच सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है और साथ ही साथ बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मांग की उनको 18,000 मानदेय दिया जाए और राज्य कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाए। 62 साल की उम्र में जिन कर्मचारियों को रिटायर किया गया है उनको सरकार आर्थिक सहायता दे या फिर वापस उन्हें सेवा में लाया जाए। उन्होंने कहा कि इस समूह में संबंध प्रधानों की ओर से हमें जोड़ा गया है, यह प्रथा बंद की जाए। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की ने ये भी कहा कि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो ये मामला प्रदेश स्तर तक जाएगा और सड़कों पर भी हम उतरेंगे। वहीं कुशीनगर जनपद के एक निजी मिल कंपनी के परिसर में मिल प्रबंधन के किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजित किसान गोष्ठी के केंद्र बिंदु रहे डॉक्टर बक्सी राम, कृषि वैज्ञानिक, गन्ना अनुसंधान केंद्र करनाल ने गन्ना के नए प्रजातियों के पैदावार, गन्ने में दी जाने वाली खाद में फैक्ट्री में उपलब्ध फ्रेश मट दिए जाने पर जोर दिया है। आपको बताते चलें कि कुशीनगर जनपद में पुराने प्रजातियों के बोए जाने वाला गन्ना जल भराव से नष्ट होने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए गन्ने के नए प्रजातियों को बोने पर जोर दिया है। वहीं चीनी मिल मालिक प्रतीक ने गोष्ठी में उपस्थित सभी किसानों का आभार व्यक्त करते हुए गन्ना किसान को सहयोग करने का आश्वासन दिया है। नई प्रजातियों का डेवलपमेंट का काम तो निरंतर चलता रहता है और हर एक सेंटर उसके ऊपर प्रयासरत है। इवन हमारे इंस्टीट्यूट भी शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो कोयम्बटूर में हो चाहे करनाल में रिसर्च रीजनल सेंटर हो, वहाँ पर भी प्रयास जारी है। परंतु फिलहाल उसको बचा के CO0 238 को बचा के रखना भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाशगंज जनपद में एक प्रेम प्रसंग का बड़ा मामला सामने आया है। संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़े जाने पर युवती के परिजनों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। प्रेमी की पिटाई के बाद प्रेमिका ने परेशान होकर के फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं प्रेमी को गंभीर हालत में कासगंज जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घटना को लेकर मृतक युवती के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल मामले की जाँच में जुट गई है। ये मतलब PRB पुलिस के द्वारा लाया गया है। ये करणपुर का लड़का है और ये नगला सम्मा से बता रहे थे PRB वाले के वहाँ से लाए। क्या मामला थे कि ये फांसी का है, लेकिन मैंने देखा तो मुझे तो मतलब एब्रेजन टाइप लगा, जो मुझे दिखा वो मैंने लिख दिया। डॉक्टर्स को मरीज के लिए भगवान कहा जाता है, लेकिन बरेली में एक डॉक्टर ने मरीजों के लिए भगवान की छवि को जो मैला किया है। डॉक्टर ने इलाज कराने आई महिला को नशे का इंजेक्शन लगा करके उसके साथ बलात्कार किया, उसका वीडियो भी बनाया, किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की भी धमकी दे डाली। साथ ही आपको बता दें बार बार आने के लिए डॉक्टर महिला को ब्लैकमेल करता था। परेशान होकर महिला ने पूरा मामला अपने पति को बताया। पति की तहरीर पर थाना इज्जतनगर में कलयोगी
कलयुगी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना इज्जतनगर पर एक वादी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पत्नी के दांत में दर्द रहता था। उसके इलाज हेतु वो एक निजी डॉक्टर के यहाँ अपना इलाज करवाती थी। उनका आरोप है कि इलाज के दौरान डॉक्टर्स के द्वारा नशे का इंजेक्शन दिया गया, जिससे वो अर्धमूर्छित अवस्था में चली गई। उसी अवस्था में उनके साथ दुष्कर्म किया गया और उसका वीडियो बना लिया गया। जो डॉक्टर है उनके द्वारा वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी जाती थी और उनके द्वारा ये बताया गया कि डॉक्टर्स कहता था कि अगर इस बात को तुम कहीं बताओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। इस संबंध में थाना इज्जतनगर पे 376, 328, 354 सी और 506, 507 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। और अगली खबर बांदा से, जहां एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लड़की किस तरह हाथ में तमंचा लहराते हुए गाने पर वीडियो के साथ इस लड़के के वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। 6/11/2021 को थाना बिसंडा क्षेत्र में ग्राम सिकरौड़ी की रहने वाली एक लड़की का तमंचे के साथ वीडियो वायरल हुआ है। उसकी जांच की जा रही है, बाद जांच विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए FM न्यूज़।